नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि नामांतरण किसे कहा जाता है और नामांतरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए समझ लेते हैं कि नामांतरण किसे कहा जाता है और नामांतरण के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो काल्पनिक नाम लिए हैं, एक काल्पनिक नाम है अनिल, एक काल्पनिक नाम है सुनील, और यह एक खेत है। तो इन दोनों नाम के माध्यम से ही हम ये पूरी प्रक्रिया को आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द जो है नामांतरण, या उसको अंग्रेजी में म्यूटेशन कहा जाता है। कहीं कहीं इसको दाखिल खारिज भी कहा जाता है और कहीं कहीं इस प्रक्रिया को इंतकाल भी कहा जाता है। तो नामांतरण किसे कहा जाता है? तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि यह जमीन जो है यह आज इस व्यक्ति के नाम पर है और इस व्यक्ति के बाद में इस जमीन में या इस खेत में इस व्यक्ति का हक आ जाता है। ठीक है, हक आ जाता है, अर्थात इसको इस जमीन में हक प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया के बाद में जब इस व्यक्ति का नाम इस जमीन पर से हटने के बाद में इस व्यक्ति का नाम इस जमीन पर दर्ज हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को नामांतरण या म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यह हुई नामांतरण की बात। अब हम समझेंगे कि नामांतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो नामांतरण पहला होता है फोती नामांतरण, एक होता है विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण, एक होता है बंटवारा के आधार पर नामांतरण, एक होता है दान के आधार पर नामांतरण, एक होता है विनिमय के आधार पर नामांतरण, एक होता है वसीयत के आधार पर नामांतरण और एक होता है डिक्री के आधार पर। तो इसको एक एक हम समझेंगे। तो देखिए, पहला है फोती नामांतरण। फोती नामांतरण को मृतक नामांतरण भी कहा जाता है और इंतकाल भी कहा जाता है। तो फोती नामांतरण को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है और ये खेत जो है ये आज की तारीख में इस व्यक्ति के नाम पर है। किसके नाम पर? ये अनिल जो है इसके नाम पर दर्ज है। ठीक है, सरकारी कागज में ये खेत जो है इस अनिल के नाम पर दर्ज है। और क्या होता है कि इस अनिल का एकमात्र पुत्र ये सुनील है। ठीक है, अब क्या होता है कि अनिल जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह जो जमीन है इसमें इस सुनील का हक आ जाता है, अर्थात इस खेत में इस सुनील को हक प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस अनिल का अन्य कोई वारिस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुनील क्या करेगा कि यह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 109 और 110 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष, कहां पर? तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पेश करेगा और उस आवेदन के साथ में इस अनिल का मृत्यु प्रमाण पत्र, इस जमीन का सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी, और एक आवेदन बनाकर ये सुनील जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पेश कर देगा। और उसके बाद में जब ये जमीन जो है, ये खेत जो है, इसके सरकारी कागज में से इस अनिल का नाम कटकर इस सुनील का नाम दर्ज हो जाएगा इस जमीन के सरकारी कागज में, तो उस प्रक्रिया को फोती नामांतरण कहा जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये इस प्रकार के जो नामांतरण रहते हैं यह अगर व्यक्ति नहीं करवाता है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, और अगर वह इस प्रकार के नामांतरण करवा लेता है तो उसको कौन कौन से फायदे होंगे। तो आज के वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको अगला वीडियो जो है आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, अब दूसरा जो नामांतरण होता है वह होता है विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण। तो विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कैसे होता है? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये जो खेत है, ये वाला खेत है, ये आज की तारीख में इस अनिल के नाम पर है और ये अनिल क्या करता है कि इस खेत को इस सुनील को बेच देता है। ठीक है, अब ये सुनील को बेच देता है तो ऐसी स्थिति में इस खेत में इस सुनील का हक आ जाता है, अर्थात इसको हक प्राप्त हो जाता है, इसका यह मालिक हो जाता है। लेकिन जब तक इस जमीन के सरकारी कागज में इस सुनील का नाम दर्ज नहीं होगा तब तक यह सुनील जो है इसको किसी प्रकार का फायदा इस जमीन से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस सुनील को क्या करना पड़ेगा, इस जमीन के सरकारी कागज में से इस अनिल का नाम हटाकर इस सुनील को अपने नाम पर दर्ज करवाना पड़ेगा इस खेत को। ठीक है, तो इसके लिए इस सुनील को क्या करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 109 और 110 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश करना होगा और उस आवेदन के साथ में जो विक्रय पत्र अर्थात जो रजिस्ट्री इस अनिल ने सुनील के नाम पर करवाई है वह रजिस्ट्री लगवानी होगी। इस जमीन के सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी, और उसके साथ में एक आवेदन पेश करना होगा और उस आवेदन को तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करने के बाद में जब तहसीलदार महोदय आदेश करेंगे कि इस अनिल का नाम जो है इस जमीन से हटाकर इस सुनील का नाम इस जमीन के सरकारी कागज में दर्ज किया जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो रहता है वह रहता है हक त्याग के आधार पर नामांतरण। क्या रहता है? हक त्याग के आधार पर नामांतरण। अब हक त्याग का नामांतरण कैसे होता है? तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि सरकारी कागज में यह खेत जो है यह अनिल और सुनील दो भाइयों के नाम से दर्ज है, तो
तो ऐसी स्थिति में यह अनिल जो है ये कहता है कि मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए और ये पूरी जमीन जो है ये आप अपने नाम पर करवा लीजिए। तो ऐसी स्थिति में अनिल जो है ये अपने हक का त्याग जो है इस सुनील के पक्ष में करवा देता है। तो ऐसी स्थिति में जो हक त्याग लेख जो होता है वो उपंजीयक कार्यालय में होता है और उस हक त्याग लेख के आधार पर यह सुनील जो है यह तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत जब आवेदन पेश करता है और उसके साथ में हक त्याग लेख लगाता है और इस जमीन के सरकारी कागज को लगाता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि इस जमीन के सरकारी कागज में से इस अनिल का नाम हटाकर इस जमीन के सरकारी कागज में केवल इस सुनील का नाम रख देंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हक त्याग द्वारा नामांतरण कहा जाता है। ठीक है, अब अगला नामांतरण जो आता है वह आता है दान के आधार पर नामांतरण। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये जो खेत है, ये खेत जो है इस अनिल अकेले के नाम पर है और ये अनिल ये चाहता है कि यह इस खेत को इस सुनील को दान कर दे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस अनिल को पंजीयक कार्यालय अर्थात सब रजिस्ट्रार के समक्ष जाना होगा और इस सुनील को भी वहां जाना होगा, 2 गवाहों को ले जाना पड़ेगा और इस जमीन के संबंध में एक दान पत्र जो है वो रजिस्टर्ड दान पत्र इस अनिल को इस सुनील के पक्ष में करवाना होगा। जब ये अनिल जो है इस सुनील के पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र का निष्पादन कर देता है अर्थात दान पत्र करवा देता है, तो ऐसी स्थिति में उस दान पत्र के आधार पर यह सुनील जो है ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है और उस आवेदन पत्र के साथ में इस सुनील को इस जमीन के सरकारी कागज लगाने होंगे अर्थात खसरा और खतौनी लगानी होगी और जो दान पत्र इस अनिल ने इस सुनील के पक्ष में किया है वह रजिस्टर्ड दान पत्र भी तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करना होगा और एक आवेदन भी उसके साथ में पेश करना होगा। तो उसके आधार पर इस जमीन के सरकारी कागज में से इस अनिल का नाम कम हो जाएगा और ये खेत जो है यह इस सुनील के नाम पर दर्ज हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को दान पत्र के आधार पर नामांतरण कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा आता है विनिमय के आधार पर नामांतरण। ठीक है, तो विनिमय के आधार पर नामांतरण कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जैसे एक खेत है, ठीक है, इसके पास में यह एक खेत है, यहाँ पर भी यह एक खेत है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये एक खेत है। ठीक है, अब क्या होता है कि यह अनिल का खेत है, ठीक है, और यह भी अनिल का खेत है, ठीक है, और यह सुनील का खेत है और यह भी सुनील का खेत है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यह अनिल जो है ये चाहता है कि ये दोनों खेत इसके नाम पर हो जाए। क्या चाहता है, ये अनिल चाहता है कि ये दोनों खेत जो है इस अनिल के नाम पर हो जाए, क्योंकि इस अनिल का एक खेत यहाँ पर है और इस अनिल का एक खेत यहाँ पर है। तो ये अनिल चाहता है कि इसके नाम पर दोनों खेत ये हो जाए और ये सुनील चाहता है कि ये दोनों खेत यहाँ पर इसके नाम पर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों लोग जो है उप पंजीयक कार्यालय में जाएंगे अर्थात सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और वहां जाने के बाद में यह एक विनिमय पत्र अर्थात एक्सचेंज डीड तैयार करवाएंगे और उसमें ऐसा लिखा जाएगा कि इस अनिल की जो जमीन है वह यह जमीन है और उससे लगी हुई जो है ये सुनील की जमीन है, ये वाली जमीन जो है ये इस सुनील की जमीन है और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये अनिल की जमीन है और ये इससे लगी हुई जो है ये सुनील की जमीन है। इसलिए ये सुनील चाहता है कि यहाँ पर दोनों जमीनें जो है ये दोनों खेत जो है सुनील के नाम पर हो जाए और ये अनिल जो है ये चाहता है कि दोनों खेत इनके नाम पर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उपंजीयक महोदय के द्वारा अर्थात सब रजिस्ट्रार के द्वारा इस प्रकार से उस डीड का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर अर्थात जो दस्तावेज तैयार हुआ है उस दस्तावेज के आधार पर ये दोनों लोग जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत आवेदन पेश करते हुए और इन दोनों जमीनों की जो सरकारी कागज जो है खसरा और विवन है उसको साथ में लगा देंगे और उसके आधार पर इन दोनों लोगों का जैसे इस अनिल का इन दोनों खेत पर नामांतरण हो जाएगा और सुनील का इन दोनों खेतों पर नामांतरण हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को विनिमय नामांतरण कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि वसीयत के आधार पर नामांतरण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए वसीयत के आधार पर नामांतरण कैसे होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है और यह खेत जो है यह इस अनिल के नाम पर है। ठीक है, आज की तारीख में सरकारी कागज में एक खेत जो है इस अनिल के नाम पर है और यह अनिल जो है यह चाहता है कि यह खेत जो है इसके मरने के बाद में किसके इस अनिल के मरने के बाद में इस सुनील के नाम पर सरकारी कागज में दर्ज हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इस अनिल को क्या करना पड़ेगा कि एक वसीयत जो है वह इस सुनील के नाम पर निष्पादित करनी होगी। ठीक है,
तो जब ये अनिल जो है सुनील के नाम पर एक वसीयत का निष्पादन कर देता है, उसमें 2 गवाहों की साक्ष्य करवा देता है और जब इस अनिल की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इस खेत में इस सुनील को हक प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? इस खेत में हक प्राप्त हो जाता है उस वसीयत के आधार पर। तो ये सुनील क्या करेगा कि उस वसीयत की कॉपी लेगा, अर्थात उसकी सत्यापित प्रतिलिपि या वो ओरिजिनल जो है उसको ले लेगा और उसके आधार पर यह सुनील जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत आवेदन पेश कर सकता है और उस आवेदन पत्र के साथ में इस सुनील को इस खेत की सरकारी नकलें अर्थात खसरा और बीवन और इस अनिल का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। ठीक है, अब अगर इस अनिल के अन्य कोई वारिस है और उस वसीयत को जिसके आधार पर इस सुनील ने नामांतरण मांगा है, उस वसीयत को अगर किसी वारिस के द्वारा चुनौती दी जाती है और ये कहा जाता है कि सुनील को इस खेत में किसी प्रकार का कोई हक प्राप्त नहीं है और इस अनिल को इस खेत की वसीयत करने का अधिकार नहीं था, तो ऐसी स्थिति में इस सुनील के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष जो नामांतरण का आवेदन दिया है उसको तहसीलदार महोदय स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि वे क्या कहेंगे कि यह सुनील जो है यह सिविल न्यायालय जाए। कहां पर जाए? सिविल न्यायालय जाए और सिविल न्यायालय से इस वसीयत के आधार पर जो इस अनिल ने की है उस वसीयत के आधार पर स्वयं को मालिक घोषित करवाए। उसके बाद में जब न्यायालय कोई फैसला कर देती है तो उसके आधार पर तहसीलदार महोदय के समक्ष 109 और 110 के तहत आवेदन पेश करें। तो इस प्रकार से जो नामांतरण की प्रक्रिया होती है वसीयत की, उसे वसीयत नामांतरण कहा जाता है। अब इसके बाद में अगली प्रक्रिया जो रहती है वो होती है डिक्री। अब देखिए डिक्री कब होती है कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत में यह अनिल जो है ये कहता है कि यह इसके स्वामित्व का है, अर्थात इसकी मालकी का है, और ये अनिल जो है ये कहता है कि यह इसकी मालकी का है। अब इन दोनों लोगों के बीच में इस खेत को लेकर विवाद होता है। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, या दोनों में से एक व्यक्ति क्या करता है कि सिविल न्यायालय में एक दावा पेश करते हैं। क्या करते हैं? सिविल न्यायालय में एक दावा पेश करते हैं। अब सिविल न्यायालय में दावा पेश करने के बाद में अगर सिविल न्यायालय के द्वारा फैसला कर दिया जाता है और इस खेत का मालिक जो है इस सुनील को घोषित कर दिया जाता है, अर्थात इस प्रकार का जो निर्णय रहता है, उसके बाद में जो न्यायालय एक सारगर्भित निर्णय पारित करती है उसे डिक्री कहा जाता है। ठीक है, और उस निर्णय और उस डिक्री के आधार पर जब ये सुनील जो है यह अपना नामांतरण करवाना चाहता है, अर्थात सरकारी कागज में इस जमीन को अपने नाम पर करवाना चाहता है, तो इसके लिए सुनील को न्यायालय की उस डिक्री को और उस निर्णय को लेकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेते हुए और इस जमीन के सरकारी कागज को लेकर ये सुनील जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत आवेदन पेश कर सकता है और उसके माध्यम से इस जमीन को अपने नाम पर करवा सकता है। तो इस प्रकार से नामांतरण जो रहता है वो नामांतरण, फोती नामांतरण, विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण, हत्याग के आधार पर नामांतरण, दान के आधार पर नामांतरण, विनिमय के आधार पर नामांतरण, वसीयत के आधार पर नामांतरण और डिक्री के आधार पर नामांतरण। तो इस प्रकार से नामांतरण कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रकार से नामांतरण होता है। अब नामांतरण करवाने से क्या फायदे मिलते हैं और नामांतरण न करवाने से कौन कौन से नुकसान होते हैं, इस बात को हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।